एवरीवन। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो लास्ट टाइम हमने डिस्कशन स्टार्ट किया था अबाउट द चैप्टर दैट इज़ ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस, दैट इज़ वाई डू वी फॉलो इट। तो उसमें हमने स्टडी किया था अबाउट व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ हेल्थ and what is the general definition and WHO derived definition of health। और फिर हमने उसमें ये भी डिस्कस किया था कि हेल्दी रहने के लिए क्या क्या सिम्टम्स चाहिए या फिर क्या क्या हम बोलते हैं कि कंडीशंस अप्लाई होती है, उनके बारे में हमने डिस्कस किया हुआ था। एंड देन ऑल्सो वी हैड डिस्कस्ड अबाउट डिसीजेस एंड हाउ डिसीजेस एंड being healthy are related and what is meaning of disease free and being healthy, इसमें डिफरेंस क्या है ये हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया हुआ था। तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं तो वो है साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ द डिसीज़। तो डिसीज़ को ही हम थोड़ा सा और आगे पढ़ेंगे और उसमें से हम साइंस एंड सिम्टम्स के बारे में आज बात करेंगे। तो सबसे पहले आता है व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ साइन एंड व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ सिम्टम। ओके, तो नॉर्मली हमें पता है कि जब भी कोई डिसीज़ होता है तो हम बोलते हैं कि दीज आर द साइंस एंड सिम्टम्स आई हैव बीन फेसिंग, राइट। तो जनरली ये साइंस एंड सिम्टम का मीनिंग क्या है उसको समझना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो सिम्टम ऑफ अ डिसीज़ क्या होता है? वो सिम्टम इज़ अ चेंज इन नेचुरल फंक्शनिंग और नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी विच इज़ फेल्ट बाय द पेशेंट बट कैन नॉट बी ऑब्जर्व्ड बाय द डॉक्टर। सो अ पेशेंट हैज़ टू टेल द डॉक्टर अबाउट द सिम्टम, ठीक है। यानी कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमें स्टमक एक है, ठीक है, तो हम कोई उसको देख नहीं सकता है, बस जिसको हो रहा है वो फील कर सकता है। हेड एक है, ठीक है, तो वो सिर्फ जिसको फील हो रहा है उसी को फील होता है, बाकी लोग उसको देख नहीं सकते। यानी कि इफ़ सपोज आई एम हैविंग एन हेड एक, अदर पर्सन कैन नॉट टेल कि आई हैव अ हेड एक, ओके, अनटिल एंड अनलेस आई से दैट आई हैव अ हेड एक। सो दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज अ सिम्टम। सो इट इज़ फेल्ट बाय द पेशेंट, ओके। जबकि साइंस जो होती है तो साइंस आर the changes which are observed into body function by others, that is by doctor or other people, okay। तो उनको हम बोलते हैं साइंस, ओके। तो उसमें आता है रैशेस, स्वेलिंग इन द ग्लैंड या फिर कलर ऑफ द स्किन चेंजेस, ये सारी चीज़ें जो है उनको हम बोलते हैं साइंस। सो साइंस कैन बी ऑब्जर्व बाय अदर पीपल। सो साइंस एंड सिम्टम्स जो है इन दोनों को मिला के हम डायग्नोसिस करते हैं, ठीक है। कोई भी डिसीज़ का डायग्नोसिस इज प्रॉपरली आइडेंटिफाइंग एनी डिसीज़ इनटू अ बॉडी, ठीक है। तो उनको आइडेंटिफाई करना, जैसे फॉर एग्जांपल सिर्फ हेडेक है तो उसका मतलब ये नहीं है कि उस इंसान को माइग्रेन है, उसका मतलब ये भी हो सकता है कि उसको एसिडिटी इश्यूज़ हो सकती है, या फिर उसका मतलब ये भी हो सकता है लैक ऑफ स्लीप होगा, या फिर उसका मतलब ये भी हो सकता है इनटू वेरी हायर केसेस मेनिंजाइटिस हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो नॉर्मल सिम्टम्स है, यानी कि सिम्टम्स कैन बी एनीथिंग, ओके। सिम्टम्स कैन बी एनी माइनर थिंग, इनको एक्सप्लेन हम नहीं कर पाते हैं, बट देन इट कैन बी मल्टीपल सिम्टम्स ऑल्सो, यानी मल्टीपल डिसीजेस के सिम्टम्स सिमिलर हो सकते हैं, बट देन अंडरलाइन जो उसका डायग्नोसिस है उसको करने के लिए हमें साइन एंड सिम्टम दोनों को एक साथ स्टडी करना ज़रूरी है। सो हेंस साइन एंड सिम्टम टुगेदर दे हेल्प अस फॉर डायग्नोसिस ऑफ एनी डिसीज़, यानी कि फाइंडिंग आउट वेदर वी आर सफरिंग फ्रॉम पर्टिकुलर डिसीज़ और नो, ठीक है। So in many cases doctors also need to help of laboratory tests like blood test, urine test, stool sample test, etc. and diagnosis imaging like x-rays हो गए, या फिर आपने सोनोग्राफी सुना होगा, या फिर MRI, CT स्कैन, ये सारी चीज़ें जो है these are scanning technologies, ठीक है। तो ये सब को यूज़ करके हम साइंस एंड सिम्टम्स को आइडेंटिफाई करके और इनके रिपोर्ट्स को हम एनालाइज करके वी कैन फाइंड आउट द पर्सन हु इज़ सफरिंग फ्रॉम एनी डिसीज़, वो पर्टिकुलर डिसीज़ क्या है। इसीलिए कभी भी सिर्फ एक चीज़ के ऊपर से इन्फ्रेंस नहीं निकलता है, वी टेक अ ओवरऑल से इंफॉर्मेशन ऑफ द डिसीज़। तो इसीलिए आप जब भी डॉक्टर के पास भी जाते हो तो आपको बहुत सारे टेस्ट भी करने पड़ते हैं, ब्लड टेस्ट करना पड़ता है, यूरिन टेस्ट करना पड़ता है, तब जाके हमें पता चल सकता है कि कौन सा डिसीज़ अंडरलाइंग स्टेट में हमारे बॉडी में था, तो फिर जाके उसको आइडेंटिफाई करके फिर उसके अगेंस्ट जो है हम दवाई लेना शुरू कर सकते हैं, ओके। सो दिस इज़ हाउ वी आइडेंटिफाई द डिसीजेस इनटू आवर बॉडी। नाउ देर आर अदर थिंग्स ऑल्सो विच आर डिसीज रिलेटेड, जो भी हमें पता होना ज़रूरी है। मोस्ट ऑफ यू हैव स्टडीड अबाउट दिस इन टू क्लास 8, तो ऑल्सो आई हैव टॉट अबाउट दिस टू यू। तो उसमें हमने स्टडी किया है अबाउट पैथोजेंस, ठीक है। सो व्हाट आर पैथोजेंस? सो द डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड एज
पैथोजेंस, इनको हम इन्फेक्शियस एजेंट्स भी बोलते हैं। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर जो ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी में एंटर होके ये डिसीज़ प्रोड्यूस करता है उसको हम बोलते हैं पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म या फिर पैथोजेंस, ठीक है, या फिर इन्फेक्शियस एजेंट, इन्फेक्शन कॉज करने वाला ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो ये हो गया अबाउट पैथोजेंस। सेकेंड इज वेक्टर। वेक्टर इज पैथोजन का गाड़ी, ठीक है, या फिर व्हीकल। व्हीकल और से vector is a transmission medium, okay, so vectors are animals, insects, or they could be even from say any thing, ठीक है। so generally vector को हम living में consider करते हैं। तो ऑर्गेनिजम्स या फिर एनिमल्स, इंसेक्ट्स जो इन्फेक्शियस एजेंट को यानी कि पैथोजन को कैरी करते हैं, ठीक है, तो फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, तो उनको हम बोलते हैं वेक्टर्स, ओके। सो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुछ लिस्ट ऑफ वेक्टर्स दिया गया है डिफरेंट डिसीजेस के बारे में उनको बताने के लिए। सो हियर यू कैन आइडेंटिफाई देम एंड इनके नाम आपको याद रखना थोड़ा ज़रूरी है बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम्स इसके ऊपर क्वेश्चन भी आता है। तो मॉस्किटोज लाइक एनोफिलिस मॉस्किटो, फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो जनरली मलेरिया के जो उसके पैथोजेंस है उसको कैरी करता है, पैरासाइट्स को, ठीक है। या फिर क्यूलेक्स मॉस्किटो जो है इट कैरीज द फाइलेरियल वर्म के एग्स। या फिर एडीज इजिप्शी जो है इट कैरीज डेंगी फीवर के, येलो फीवर के वायरसेस को, तो हेंस एडीज इजिप्शी इट कैन ट्रांसमिट डेंगी फीवर, ठीक है। तो ये हो गया मॉस्किटो वेक्टर। फ्लाई एज अ वेक्टर जो है तो उसमें हम देखते हैं कि हाउस फ्लाई होती है जो हमारी नॉर्मली हमें आजू बाजू दिखने वाली फ्लाई है। So housefly, it carries microorganism causing diseases like typhoid, diarrhea, dysentery, cholera, tuberculosis, conjunctivitis, इनके सबके जो microorganisms है जिनको infection carrying agents है इनको carry करता है housefly। sandfly जो है it carries organisms like for disease causing organisms like काला आजार को प्रोड्यूस करने वाले, ओरिएंटल सोर को प्रोड्यूस करने वाले, ये सारे डिसीजेस के अगेंस्ट के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को या फिर पैथोजेंस को कैरी करता है। और सीसी फ्लाई इट कैरीज स्लीपिंग सिकनेस के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, ठीक है। तो ये सारे जो ये है वो हो गया हाउस फ्लाई या फिर फ्लाइज से रिलेटेड। देन नेक्स्ट इज लाउज। लाउज यानी लाइज जो अपने बालों में होती है, ठीक है, लाइस जो होती है उससे। सो एंडेमिक टाइफस जो है ये एक फीवर है, टाइफस फीवर, उसको कैरी करता है लाउस, ओके। तो लाउस के थ्रू इसका इन्फेक्शन जो है वो ट्रांसमिट होता है। देन इज रैट फ्ली। रैट फ्ली यानी रैट की बॉडी के ऊपर जो छोटे छोटे टिक्स होती है, ग्रो होती है वो। सो बुबोनिक प्लेग जो है जनरली इट वाज बीन इन्फेक्टेड थ्रू रैट्स इनटू ह्यूमंस, इसका ट्रांसमिशन हुआ था, तो दैट वाज थ्रू द रैट फ्ली। तो रैट फ्ली के बाइट के थ्रू ये प्लेग जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। सो प्लेग वाज अ पैंडेमिक, ओके, तो वो उसके बारे में है। सो यहाँ पे आपको फीमेल एनोफिलिस का एक इमेज दिखाया गया है वेक्टर के हिसाब से। सो दैट इज़ अ फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो। नाउ हियर दे हैव गिवन अ फ्यू एक्स्ट्रा नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन जो आपको पता होना बहुत ज़रूरी है, तो उसको हम पहले डिस्कस कर लेते हैं कि ये सब चीज़ें किस बारे में है। सो फर्स्ट थिंग इज़ फ्यू साइंटिस्ट जिनका नाम यहाँ पे बताया गया है आपको, जैसे हिपोक्रेट्स जो है उनको फादर ऑफ मेडिसिन बोला जाता है because he gave many scientific explanation about diseases, उनके ट्रांसमिशंस और इनके बारे में उन्होंने बताया था। तो आपने सुना भी होगा हिपोक्रेट्स ओथ लिया जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स, जो भी सारे मेडिकल स्टूडेंट्स हैं उनके फर्स्ट ईयर ऑफ स्टडी ऑफ मेडिसिन में उनको ये ओथ दिया जाता है कि जैसे जिसमें कहा जाता है कि हम पेशेंट की कोई भी कंडीशन हो उसमें उसकी हेल्प करेंगे, राइट। तो दैट इज़ आफ्टर दिस पर्सनस नेम दैट इज़ हिपोक्रेटिस, ओके। तो उन्होंने इतना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है टू द मेडिकल फील्ड। देन इज सुश्रुता इज ही यूज्ड अ नॉन पॉइजनस लीचेस। लीचेस को जनरली हमें पता है कि लीचेस दे कंटेन एंटीकोएगुलेंट्स इनटू देयर बॉडी से सकर्स, तो उसके थ्रू वो जो हमारे बॉडी से इम्प्योर ब्लड है उसको निकालते हैं, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, उनको उनके एंटीकोएगुलेटिंग एबिलिटी को यूज़ करके उन्होंने सर्जरीज ये किए थे, कैरी आउट कराए थे। तो उसके थ्रू देर वर मैनी से सर्जरी का इन्वेंशन जो हुआ था मैनी ईयर्स अगो, तो उनके थ्रू वो हुआ था। सो हेंस ही वाज आल्सो कॉल्ड एज फादर ऑफ सर्जरी।
Then is Charaka. Charaka was the first one who gave the concept of digestion and metabolism and immunity. तो उन्होंने जनरली उनको आयुर्वेदा के फादर ऑफ आयुर्वेदा बोला जाता है. तो आयुर्वेदा एज वी नो इट इज़ लाइफ नॉलेज ऐसे बोलते हैं उसको. तो आयुर्वेदिक मेडिसिन जो है उसका जो भी सारा मेजर स्टडी था वो उन्होंने कराया था. देन इज रूडोल्फ वर्शाउ. रूडोल्फ वर्शाउ के बारे में भी हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है. कहाँ पे वी हैव टॉक्ड अबाउट रूडोल्फ वर्शाउ इनटू सेल थ्योरी, राइट. तो रूडोल्फ वर्शाउ ने जो है उन्होंने मॉडर्न पैथोलॉजी के बारे में बहुत सारा रिसर्च किया हुआ है. एंड देन फादर ऑफ इम्यूनिटी इज़ एडवर्ड जेनर. एडवर्ड जेनर का रिसर्च रिगार्डिंग वैक्सीन हमें पता है, कैसे स्मॉल पॉक्स के वायरस के अगेंस्ट उन्होंने यूज़ किया था काउपॉक्स के बॉयल के थ्रू निकलने वाले पस सेल्स को. और फिर उन्होंने ये बोला था कि इट कैन जनरली उसके अंदर जो सारे वायरसेस थे काउपॉक्स के दे वर सिमिलर टू द स्मॉल पॉक्स वायरस एंड बिकॉज ऑफ विच स्ट्रॉन्ग इम्यून रिस्पॉन्स वॉज जनरेटेड इनटू ह्यूमंस. और जो मिल्कमैन थे उनको स्मॉल पॉक्स का इन्फेक्शन नहीं हो रहा था. और फिर उन्होंने ट्रायल बेसिस पे एक बच्चे के ऊपर ही एक्सपेरिमेंट कराया एंड देन ही फाउंड आउट द फर्स्ट एवर वैक्सीन. He discovered it and because of that he is called as the father of immunity. So vaccine उन्होंने सबसे पहला बताया था. And then next is father of modern bacteriology, that is Robert Koch. Robert Koch ने बहुत सारे disease causing microorganisms का स्टडी किया था. एंथ्रैक्स, ट्यूबरकुलोसिस, कॉलेरा या फिर इवन ही हैड इवन गिवन कॉच पोस्टुलेट जिनके थ्रू हम डिसीज़ के बारे में बहुत सारे सिम्टम्स एंड साइंस को आइडेंटिफाई करके उनके ऊपर हम रिसर्च कर सकते हैं. तो इट वाज गिवन बाय रॉबर्ट कॉच. ठीक है. सो हेंस ही इज़ कॉल्ड एज द फादर ऑफ मॉडर्न बैक्टीरियोलॉजी. देन वी टॉक अबाउट टू टाइप्स ऑफ डिसीजेस जनरली. तो डिसीजेस को अगर हम डिवाइड करना चाहें तो उनको हम डिवाइड कर सकते हैं इनटू टू मेजर कैटेगरीज, दैट इज़ एक्यूट डिसीजेस एंड क्रॉनिक डिसीजेस. अभी ये नाम उनके पड़े हैं अकॉर्डिंग टू द ड्यूरेशन थ्रू विच वी आर गोइंग थ्रू दैट डिसीज़. तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर ड्यूरेशन बहुत छोटा है या फिर कम है तो कम ड्यूरेशन के लिए जो डिसीज़ रहता है उसको हम बोलते हैं एक्यूट डिसीज़. और जो डिसीज़ बहुत दिनों के लिए रहता है, से वीक्स एंड वीक्स आफ्टर ऑल्सो इट विल बी देयर इनटू आवर बॉडी, देन इट इज़ कॉल्ड एज द क्रॉनिक डिसीज़. ठीक है. तो अक्यूट डिसीजेस यहाँ पे आपको डेफिनेशंस भी बताया गया है. सो डिसीज़ दैट suddenly occurs suddenly and lasts for a short period of time is called as an acute disease. Example is common cold, malaria, etc. ये सारे diseases जो है they last for say minimum 2 to 3 days to say 7 days तक ये maximum रह सकता है, उसके beyond नहीं रहता है. ठीक है. जबकि chronic diseases are these diseases last for a lifetime, यानी कि वो person के start से मिड से जहाँ से भी उसको स्टार्ट हुआ है तब से लेके उसके डेथ तक वो रह सकता है. जैसे फॉर एग्जांपल ट्यूबरकुलोसिस, दिस इज़ वन ऑफ द डिसीजेस विच विल स्टे इन टू आवर बॉडी फॉर ईयर्स. ओके. तो ये हो गया क्रॉनिक डिसीज़. ओके. तो यहाँ पे आपको उसका डिफ्रेंशिएट बिटवीन दिया है, हम उसी हिसाब से इसको पढ़ लेते हैं ताकि ये ज़्यादा जल्दी से समझ में आ जाए. ठीक है. सो एक्यूट डिसीज़ जैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया, इट इज़ फॉर अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम, और वेर एज क्रॉनिक डिसीज़ इट इज़ फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम. Person suffering from acute diseases may suffer, every person suffers from an acute disease at one time or the other of their life. Now we know that everyone, almost everyone has by now or till now suffered from common cold, right? तो हम में से सबको सर्दी हुई है तो it is an acute disease. तो ये सबको किसी ना किसी को हमेशा होता ही रहता है. But then only a few people suffer from chronic diseases. तो सबको ट्यूबरकुलोसिस नहीं होता है. ठीक है. टीबी से सब लोग सफ़र नहीं करते, कुछ ही लोगों को उसका इन्फेक्शन हो सकता है. देन रिकवरी, जनरली द रिकवरी इज़ कंप्लीट. तो डिसीज़ के बाद में पर्सन विल नेवर सफ़र से, उसका ऐसा नहीं है कि उसका कुछ आफ्टर इफेक्ट रह जाएगा या फिर उनको थोड़ा और दिनों तक सफ़र करना है. वंस यू कंप्लीट द ट्रीटमेंट द पर्सन विल बी रिकवर, और से वंस द इम्यूनिटी इज जनरेटेड द पर्सन विल गेट इम्यूनिटी फॉर एवर. ओके. सो हेंस देर इज़ प्रॉपर रिकवरी प्रोसेस इनटू दिस डिसीज़. बट क्रॉनिक डिसीजेस में बहुत कम, सेल्डम कंप्लीट, एंड इवन आफ्टर ट्रीटमेंट इट में रिलैप्स और ये डिसीज़ वापस आ सकता है. ठीक है. इफ़ेक्ट जो है
अक्यूट डिसीजेस में इट इज़ नीदर से वी कैन नॉट से कि सर्दी हो गई तो वेट लॉस हो गया या फिर वीकनेस आ गई, तो जनरल वीकनेस तो कुछ टाइम के लिए रहता है, से फॉर आवर्स और से फॉर डेज, बट इट विल नॉट बी फॉर एवर। ओके, तो उसकी वजह से कभी भी हम ये नहीं देखेंगे कि पर्सन हैज़ लॉस्ट वेट और इज़ फीलिंग वीक। जबकि क्रॉनिक डिसीजेस में वी कैन सी देर इज़ मेजर लॉस ऑफ वेट एंड द पर्सन विल ऑलवेज बी टायर्ड एंड से ड्रेन्ड एंड विदाउट एनर्जी। ठीक है, तो ये इसका एक सिम्टम है। Then loss of interruption of work or loss of efficiency is for shorter period of time. It is not like a person will be suffering and so he cannot perform the work properly at all. तो क्रॉनिक डिसीज़ में अगर हम देखते हैं तो लॉस ऑफ एफिकेसी जो है वो बिल्कुल ज़्यादा होता है और पर्सन जो है वो उसके नॉर्मल फंक्शनिंग हैम्पर हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल डायबिटीज़ हो गया, जिसमें शुगर कॉन्सेंट्रेशन इनटू द ब्लड इंक्रीजेस बिकॉज ऑफ इट द पर्सन सफर्स फ्रॉम इट। या फिर जाके ट्यूबरकुलोसिस में जनरली लंग्स अफेक्ट हो जाती है, तो दैट पर्सन कैन नॉट डू एनी रिगरस एक्सरसाइजेस एंड अदर रिलेटेड से हैवी एक्सरसाइजेस एंड वर्क, तो ऑब्वियसली उनका जो है वो नॉर्मल लाइफ साइकिल जो है वो अफेक्ट हो जाएगा। सो दीज आर द टू टाइप्स ऑफ डिसीजेस, मेजर टू टाइप्स ऑफ डिसीजेस, एक्यूट डिसीजेस एंड क्रॉनिक डिसीजेस। आई होप दिस इज़ क्लियर। कुछ डाउट हो तो आप उसको मार्क करके रखो और मुझे आप पूछ सकते हो। सो हियर आर फ्यू रिव्यू क्वेश्चंस जो आपको सॉल्व करने हैं। मैंने आपको लास्ट टाइम होमवर्क में भी बताया था, अभी तक मुझे किसी ने होमवर्क नहीं सबमिट किया है, तो आप इसको पहले कंप्लीट कर लो। और अगर आपकी कुछ डाउट्स हो देन यू कैन आस्क मी। आई थिंक विल स्टॉप हियर फॉर टुडे। एक छोटा सा सेक्शन ही आज हमने पढ़ा हुआ है। देर आर मैनी थिंग्स लेफ्ट, डिसीजेस एंड इट्स कॉजेज़ के बारे में भी हमें डिस्कस करना है, बट देन वी विल टॉक अबाउट दीज इन टू नेक्स्ट क्लास, क्योंकि ये थोड़ा सा कंटिन्यूएशन में अगर हम पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। एंड देर इज़ दिस टेबल अबाउट डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिसीजेस जो कॉज होती है, तो ये भी हमने ऑलरेडी क्लास 8 में बहुत सारे बच्चों ने पढ़ा हुआ है मेरे साथ, तो उनके साथ ये डिस्कस किया था मैंने, बट देन स्टिल वी हैव टू टेक इट अगेन। बट देन आई एम स्टॉपिंग हियर टुडे बिकॉज यू हैव टू कंप्लीट दिस होमवर्क। ओके, सो यू हैव टू कंप्लीट होमवर्क एंड सेंड मी द इमेजेस फॉर चेकिंग। ओके, तो प्रीवियस चैप्टर के भी जो भी आपके पेंडिंग होंगे अगर कुछ, तो यू कैन सेंड दैट ऑल्सो फॉर चेकिंग। आई विल करेक्ट इट एंड लेट यू नो। ओके, एंड ये जो टेबल है एक्यूट डिसीजेस क्रॉनिक डिसीजेस का, ये आपको आपके बुक में बनाना है अलॉन्ग विथ ये भी आपको डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिसीजेस और उनके ट्रांसमिटिंग वेक्टर्स, इनका भी एक टेबल बनाना है। ये 2 टेबल्स आपको बनाने हैं इनटू योर नोटबुक। ठीक है, तो आई होप ये वाला आपने ऑलरेडी किया है डिसीज़ फ्री एंड हेल्दी कैरेक्टरिस्टिक्स का। इस पे ये क्वेश्चन भी है रिव्यू क्वेश्चन में, अगर नहीं होगा तो यू हैव टू मेक दैट टेबल ऑल्सो। सो आई होप डाउट्स अगर कुछ होंगे तो आप मुझे टेक्स्ट करोगे, और आपको अगर कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए फॉर दैट ऑल्सो यू कैन मैसेज मी। अगेन आई एम टेलिंग यू कि अगर आपको बेसिक्स ऑफ माइक्रोबायोलॉजी के जो चैप्टर है जो आपको 8th क्लास में था, उसके रिगार्डिंग कुछ भी डाउट होंगे दैट ऑल्सो गेट इट क्लियर्ड नाउ इटसेल्फ, क्योंकि इसके ऊपर NTSC में क्वेश्चन आते हैं। ओके, सो ये आपको बहुत इसेंशियल है ओलम्पियाड्स के लिए, NTSC एग्ज़ाम्स के लिए, और जो भी सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है उसके लिए ये चैप्टर बहुत इसेंशियल है। तो बेसिक ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, उसमें अगर आपको कुछ भी डाउट होगा देन यू कैन आस्क मी, और यू कैन सिंपली विजिट माय चैनल, और वहाँ पे आपको क्लास 8 का माइक्रोबायोलॉजी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो चैप्टर मिल जाएगा। यू कैन गो थ्रू दोज वीडियोज़ ऑल्सो, टेक योर टाइम। जो जैसे आज मैंने छोटा सा क्लास पढ़ाया, आपको बहुत सारा टाइम बाकी है, यू कैन गो थ्रू दोज वीडियोज़ ऑल्सो। वहाँ पे भी आपको बहुत सारे बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे विच विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर इन बेटर। ओके, तो आई होप यू विल डू दैट। अगर आपको कुछ लगे देन यू कैन मैसेज मी, आई कैन ऑल्सो सेंड यू लिंक्स इफ़ यू वांट। ओके, सो आई लीव यू हियर टुडे, आई मीट यू इन टू नेक्स्ट क्लास। टिल देन बाय, टेक केयर।